नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। सीएम ने हर रविवार डेंगू पर वार के तहत निरीक्षण किया। आपको बता दें कि सीएम रावत ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि हर रविवार को 9 बजे सभी लोग 15 मिनट का सहयोग करें और आसपास पानी नहीं भरे, और इसके लिए वो अपने आसपास की जगहों का निरीक्षण भी करें। तो देहरादून में सीएम रावत ने अपने आवासीय परिसर का निरीक्षण किया और हर रविवार डेंगू पर वार के तहत वो निरीक्षण करते हैं। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से अपील भी की थी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। हरिद्वार में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने पर रोक लगा दी है। साथ ही जिले में धारा 144 लागू करके सीमाओं को सील कर दिया गया है। जैसी प्रभु की इच्छा होती है वैसे ही हम सब एग्री हैं उनके साथ में, और गवर्नमेंट जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है, हमारी सेफ्टी के लिए ही हो रहा है। और मैं चाहती हूँ आगे भी कभी भीड़ होती है तो गवर्नमेंट ऐसा रूल अप्लाई करे। हमेशा जैसे गवर्नमेंट करती रहेगी हम उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हमारी सेफ्टी कुछ कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सबका ख्याल रख रही है। हमें 40 दिन तक डेली आना है ना यहाँ पर। अब एक दिन हमारा कम हो गया है, और अगर कोरोना यही थोड़ी ना बैठा है ये मंदिर के अंदर, और मंदिर भी तो खुल रहे हैं। या तो पूरा ही सब बंद करो, कोई पब्लिक भी नहीं आनी चाहिए बाहर। बड़ा है, बंद करना था तो कल ही पहले ही बंद कर देते। और जब यहाँ बाहर से यात्री नहीं आया सावन के मेले में, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लोकली बंदे यहाँ पे आके जल चढ़ा देते थे। अब पुलिस प्रशासन को थोड़ा अपने यहाँ पे बंदे ज़्यादा रखने चाहिए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग में बंदा खड़ा हो। वो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, उनकी भी जान बच रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सितारगंज पुलिस ने 7 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। अभियान के अंतर्गत एसएसआई श्री प्रभा कुमार के नेतृत्व में अमरिया चौराहे के पास अभियुक्त एक सतवंत सिंह है, उससे 7 ग्राम स्मैक जो है बरामद हुई है। गिरफ्तार करके उस इलाके में मुकदमा काम किया गया, जेल भेजा गया। तो सर इस कुछ मुकदमा पुराना, इसका अपराध रिकॉर्ड ये निकाला जा रहा है। वैसे सिसई खान नानामत्ता का रहने वाला है, वहाँ भी पता किया जा रहा है कि कितने मुकदमे और कितने कायम है उसके बीच। तो सितारगंज में मुखबिर की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बिना नंबर की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं मौके पर फायदा उठाकर ड्राइवर मौके से फरार भी हो गया। वो उसकी चाबी में खड़ी थी। 11:15 के आसपास मुखबिर की सूचना पे ये पता चला कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो चोरगलिया से तागज मार्ग है उस पर बंदरिया नामक स्थान पे पहुंच चुकी है। आप उसको तत्काल जाके पकड़ें। तो हमारी गश्ती दल जो संयुक्त रूप से बनाया गया था तुरंत पहुंचा, उसने इसको ट्रैक्टर ट्राली को जाते हुए पकड़ा, लेकिन जब तक ये वो ट्रैक्टर ट्राली को रोकते उसका ड्राइवर कूद के भाग गया। वो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाया था। तो इसको जो है यहाँ लेके आए हैं। इसमें जो है ज़्यादातर जलौनी लकड़ी है। इसमें 20 नग रोहिणी के और करीब 50 कुंटल के आसपास सोख्ता पाया गया। और ये तो जो है जांच पे ही पता चल पाएगा कि ये कहाँ से आई, क्यों आई। इसकी जांच अब जो है सौंपी गई है, तो जैसे ही जांच का निष्कर्ष आएगा आपको बता दिया जाएगा। और ये तो जब भी जो है इसके खिलाफ छापेमारी अभियान चल रहा है, जो भी इसमें अभियुक्त या किसी तरह से संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां कोरोना के कहर से लोग परेशान हैं, वहीं बरसात शुरू होते ही डेंगू का कहर भी शुरू हो जाता है। डेंगू का प्रभाव एक बार फिर शुरू हो चुका है। देश के कई इलाकों से डेंगू फैलने की खबरें सामने आने लगी हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधीक्षक विवेक तिवारी का कहना है कि डेंगू साफ पानी में पैदा होता है। सबको यही ध्यान रखना है कि कहीं भी साफ पानी इकट्ठा ना हो। उनका कहना है कि कोरोना के चक्कर में लोग डेंगू को न भूल जाएं, इसलिए सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। बुखार आता है भी डेंगू भी 2 तरीके का होता है। एक हेमोरेजिक डेंगू भी होता है जिसमें भी शरीर लाल चकत्ते पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि जो बीमारी है वो मच्छरों की वजह से होती है, इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो जिससे मच्छर के लार्वा ना पैदा हो और मच्छर न बढ़े। मुख्यतः हमको ये ध्यान रखना है, जो हम एक आम जनता को जो चीज़ बता सकते हैं।
वो हमको यही बताना है कि मच्छरों को न पनपने दें, जिससे कि डेंगू को फैलने से रोका जा सके। और बाकी अभी तो आप देख ही रहे हैं कि कोरोना का एक वो जो चल रहा है, उससे सभी लोग थोड़ा सा परेशान है, उस पर ज़्यादातर ध्यान उसी पे है। लेकिन मौसम डेंगू का भी है, इसलिए हमको डेंगू पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोरोना की वजह से हम डेंगू को भूल जाएं और वो ज़्यादा जो है हमारे लिए टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक कोरोना महामारी से लड़ने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। कीर्तिनगर में नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा सभी वार्डों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। साथ ही कोविड-19 बीमारी से बचने और सावधानी बरतने के लिए जागरूक भी किया गया। कोरोना संकट काल के प्रारंभ से ही नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा नगर के सभी वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है, घर घर को सैनिटाइज किया जा रहा है और दवाई का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही साथ फॉगिंग भी समय समय पर की जाती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कोरोना महामारी के साथ साथ अभी पूरे देश में डेंगू भी धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है, जिसके लिए नगर पंचायत कीर्तिनगर द्वारा अभी नगर के सभी वार्डों में फॉगिंग की जा रही है और जिसके लिए मैं नगर पंचायत कीर्तिनगर अध्यक्ष एवं नगर पंचायत की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और साथ ही साथ विशेषकर आभार उन तमाम पर्यावरण मित्र साथियों का जो कि नगर को स्वच्छ बनाए रखने में जिनकी अहम भूमिका है। आप सभी को दिल से नमन, धन्यवाद। तो वहीं देहरादून में मानसून सीजन के दौरान नदियों के तेज बहाव में बहने से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको देखते हुए पुलिस ने अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में नदियां किनारे चल रही शराब पार्टी को लेकर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। वहीं इस पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा कि लोगों को मानसून सीजन को देखते हुए नदियों के आसपास नहीं जाना चाहिए, जिससे कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने नदियों के आसपास अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को पिकनिक के नाम पर इस तरह की पार्टियों से रोका जा सके। लोगों को अवेयर किया जाए कि इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पर अचानक पानी का स्तर बढ़ जाता है, वहाँ पर जाने से रोका जाए। इसको लेकर के पुलिस के जो अरेंजमेंट्स किए जाने हैं वो भी हम लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि तमाम जगह इस तरह की हैं जहाँ पर लोग मौका लगता है तो पहुँच जाते हैं, तो इसके लिए लोगों को अपील भी करना चाहेंगे और पुलिस स्तर से जो अरेंजमेंट है वो तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि तमाम जैसे मैंने बताया कि प्लेसेस इस तरह के हैं जहाँ पर इस तरह के हादसे हो सकते हैं और कई सारे रास्ते भी इस तरह के होते हैं जहाँ पर 100% पुलिस डेवलपमेंट किया जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका जो बेस्ट प्रिवेंटिव मेजरमेंट है वो पब्लिक की अवेयरनेस है और इसके अलावा साथ ही साथ जो ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर हमें लगता है कि फ्रिक्वेंटली लोग आते हैं और हादसों का शिकार हो जाते हैं, वहाँ पर रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग रहे, इसके बारे में ऑलरेडी डायरेक्शन दिए गए हैं। चमोली के विकास खंड में अध्यापकों की अनोखी मुहिम से सरकारी विद्यालय की सूरत बदल रही है। अध्यापकों की इस अनूठी पहल से न केवल अभिभावकों का भरोसा जीता है, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में एक नई आशा का संचार किया है। आज यहाँ पर मैं राज्य के आदर्श विद्यालय पोखरी में हूँ। पोखरी में मैंने आज अपने पाले का एडमिशन यहाँ पे सरकारी विद्यालय में कराया है। ये हमारे उप शिक्षा अधिकारी महोदय की एक बहुत अच्छी पहल जो उन्होंने शुरुआत की है, उसमें अगर हम लोग सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसी भावना को लेते हुए हमने अपने आप में ट्रस्ट दिखाते हुए मैंने अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कराया और मेरे साथ साथ यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के 8 पाले यहाँ पे आज नामांकित हुए हैं, उनका एडमिशन आज यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे इतना अच्छा स्टाफ है, हमारे पास एजुकेटेड टीचर हैं, स्किल्ड टीचर हमारे पास है, 5-5 का स्टाफ है। वही बुक्स प्राइवेट वाले चला रहे, वही बुक्स अब यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स दोनों जगह सेम है। मॉडल स्कूल प्राइमरी पोखरी की एक बहुत अच्छी मुहिम जो चल रही है, कर्मचारियों के बच्चे हमारे मॉडल स्कूल में एडमिशन लें और बड़ा उत्साह सबने दिखाया है, इसके लिए साधुवाद दिया जाता है। आज 8 अध्यापकों ने अपने पालियों के एडमिशन यहाँ करवाए हैं और ये प्रधानाध्यापक बता रहे हैं कि 52 एडमिशन यहाँ हो चुके हैं। हम सबसे अपील करते हैं, हमारे पास 5 अध्यापक हैं, विषयों के विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, ट्रेंड टीचर्स हैं और पोखरी मुख्यालय के आसपास के जितने भी लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। हमारी कोशिश ये भी है कि हम गाड़ी की व्यवस्था करें, आप निसंकोच अपने पालियों का एडमिशन यहाँ करवाएं
इसके लिए हम मॉडल स्कूल पोखरी के प्रधानाध्यापक, पूरा स्टाफ और उप शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को बधाई देते हैं। आदर्श प्राथमिक विद्यालय पोखरी है, यह विकासखंड पोखरी जनपद चमोली का विद्यालय है। कोविड-19 लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी आए थे, उन्होंने भी हमारे मॉडल विद्यालय में अपने कई बच्चों को प्रवेश दिलाया है। और हमारी जो ये उप शिक्षा अधिकारी महोदय के प्रयासों से और उनके दिशा निर्देशन से हमने ये प्रयास किया कि गुरुजन लोग जो पोखरी के हैं वो अपने बच्चों को हमारे आदर्श विद्यालय में प्रवेश दिलाएं और इस मुहिम को समर्थन देते हुए। तो वहीं उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 दिवसीय लॉकडाउन लगाए जाने के बावजूद भी कुछ लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आए। वहीं लालकुआं में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान काटे। ये शनिवार और रविवार को 2 दिन के लिए लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया था। आज इसके संबंधित चालानी कार्रवाई, जो गाड़ियां चल रही थी जो कि परमिशन के बिना थी, तथा बाकी लोग जो बाहर घूम रहे थे उनके खिलाफ FIR भी करी गई है। जी सर, और किस तरीके से जारी रहेगा कल तक ये अभी ऐसी ही हमारी चेकिंग जो चल रही है लगातार दिन भर, उसके संबंधित चेकिंग करके तथा चालानी कार्रवाई करके इसमें रोकथाम की जाएगी। लोग बाहर ना निकलें, तथा जो कोविड के संबंधित हमने एक प्रिकॉशन लेने के लिए लॉकडाउन किया वो चलता रहे आगे। तो वहीं सिद्धार्थगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने सरकार द्वारा लिए 2 दिन के लॉकडाउन को गरीबों के रोजगार बंद करना बताया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने महाराणा प्रताप चौक स्थित शराब की दुकान पर पहुंचकर शांतिपूर्वक विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान खुली है, लेकिन चाय, ठेले और नमकीन जैसी छोटी दुकानें सिर्फ लॉकडाउन की वजह से बंद है। जो नेसेसरी जो एसेंशियल सर्विस है उसमें मैं देख रहा हूँ दवाइयों की दुकान तो खुल नहीं रही है, शराब की दुकान खुली है। और शराब की दुकान खुली है लेकिन नमकीन की दुकान नहीं खुली है। तो नमकीन बेचने वाले तो गरीब लोग हैं ना, और शराब बेचने वाले आबकारी का बहुत ही बड़ा मत देते हैं सरकार को। तो सरकार का रवैया जो है उनके प्रति बहुत ही उदार है। फैक्ट्री चल रही हैं, कर्मचारी जा रहा है, और फैक्ट्री के अंदर जो सरकार कहती है कि लोगों को यहाँ रहने की व्यवस्था करेंगे जिससे कोरोना संक्रमित ना हो, किसके रहने की व्यवस्था हो रही है? वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यह है कि ठेला एक नहीं है, ठेला एक फल वाला नहीं है, एक ठेले वाला नहीं है, एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक चाय की दुकान नहीं है, गरीब पर मार पड़ रही है। 2 दिन का लॉकडाउन का क्या महत्व है? या तो सब कुछ बंद करते हैं। ये हल्द्वानी में बीजेपी का कुमाऊं कार्यालय अगले 15 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के निर्देश पर बीजेपी कार्यालय को बंद कर दिया गया। कल बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और नैनीताल जिलाध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये निर्णय लिया गया है। ऐसा है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता का कल रैपिड टेस्ट हुआ, उनको थोड़ा बहुत बुखार था और माइल्ड कोविड के लक्षण उनके आए हैं। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्णय किया कि 15 दिन तक कार्यालय में आवाजाही बंद रहेगी, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कोई भी पार्टी के कार्यक्रम होंगे इसमें सोशल मीडिया और वर्चुअल रैलियों के माध्यम से हम संवाद करेंगे, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कार्यालय फिलहाल बंद किया गया है। तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने को लेकर ठोस रणनीति के तहत काम नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में प्रदेश में 8 से 10 हजार उत्तराखंड प्रवासी अपने घरों को लौटे हैं, जिसमें 18 से 50 साल के लोग अपने घरों में बेरोजगार बैठे हैं, जो कि चिंता का विषय है। गढ़वाल पोस्ट भी हो गया ना में राज्य से बाहर से लगभग 6000 से ज़्यादा लोग आए हैं और 2000 लोग राज्य के अंदर से बेरोजगार होकर के घर आए। 8000 लोगों की फौज 18 से 50 साल की अगर घर में बेरोजगार बैठी हो तो ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, मेरे कांग्रेस पार्टी के साथी अखिलेश उनियाल जैसे व्यक्तियों के लिए चिंता का विषय है। और हम इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं कि उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र में
कृषि से लेकर जो दूसरे सारे काम है, रूटीन के काम है, उनमें स्वरोजगार के अवसर क्या क्या हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद हम उन नौजवानों को अगले चरण में विभिन्न जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे ट्रेनिंग दिलवा करके उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ, उनको एजुकेट करने के साथ वो अपने लिए बेहतर स्वरोजगार चुने, इस काम पर लगे हुए हैं। कोरोना काल में निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाने वाले कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने लगे हैं। सितारगंज में 6 आशाएं कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग में 12 जुलाई को सैंपलिंग की गई थी। उसके बाद आपको बता दें कि 18 आशाएं वर्कर जो हैं वो कोरोना संक्रमित पाई गई। सभी आशाओं को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सितारगंज क्षेत्र में 6 आशा कार्यकर्ती कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, जिनके की 12 तारीख को सैंपल कराए गए थे और 18 तारीख को उनकी रिपोर्ट्स आई हैं। रिपोर्ट्स मिलने के बाद हमारी जो टीम है वो उनको उपचार के लिए रुद्रपुर भेज रही है। साथ ही साथ उन सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए उप जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया जा रहा है। इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए। वो प्रक्रिया चल रही है। अभी थोड़ी देर में हमारी जो एम्बुलेंस है वो पहुंच जाएगी और फिर इन सभी 6 को रुद्रपुर उपचार के लिए भेज देंगे। विकासनगर के भीमावाला में उस समय दर्जनों खनन के ट्रकों के पहिए थम गए जब भारी वाहनों के आवाजाही से क्षतिग्रस्त हुई गांव की मुख्य सड़क को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर इकट्ठा हो गए और गांव से होकर नदी में जा रहे दर्जनों भारी वाहनों को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया, लेकिन गुस्साए ग्रामीण हंगामा करते हुए गाँव की मुख्य सड़क पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद करने की मांग पर अड़े रहे। जैसे देख सकते हैं ये सड़क है जो शक्ति नहर के पुल नंबर 2 से और पुल नंबर 4 तक बिल्कुल कच्ची रोड है, ठीक है। और नंबर 1 पे स्क्रीनिंग प्लांट लगा हुआ है जो कि यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं का है। मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, उसमें उस स्क्रीनिंग प्लांट में इन क्षेत्रीय नेताओं की साझेदारी है और ये रोड बहुत ही कच्ची है, ठीक है। इस रोड के संबंध में जीएम ने एसडीएम को एक लेटर भी जारी किया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो रोड है ये भारी वाहनों के लिए नहीं है और अगर ये रोड टूटती है तो प्रदेश को 144 मेगावाट का नुकसान होगा, ठीक है। क्षेत्रीय विधायक को जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। की समस्या ये है कि भीमावाला में मेरी आयु भी सर 35 वर्ष हो चुकी है और इतनी सरकारें आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी चाहे वो बीजेपी की सरकार थी, इतनी सरकारें आई, किसी ने भी इस रास्ते की सुध नहीं ली। और लगभग ये शक्ति नहर का जो निर्माण हुआ लगभग इसको भी 50 वर्ष हो चुके, 50-55 वर्ष हो चुके। तो मेरा कहना यह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, हमारे गांव की क्यों उपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा क्यों हो रही है। हर बार हम लोग इकट्ठा होते हैं और हमें आश्वासन दिया जाता है कि जी 6 महीने में, साल में और 2 साल में इस योजना में हम इसको बना देंगे। प्रधानमंत्री जी एक घर के लिए भी पहाड़ की अगर बात की जाए तो एक घर के लिए भी वो सड़क पहुंचा रहे हैं। और सर यहाँ पे जो है 6,000 की जनसंख्या है, 6-7 हज़ार की जनसंख्या है और यहाँ पे इस रास्ते की कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो कृपया मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि इस रास्ते को एक निर्माण किया जाए इस रास्ते का, और अनावश्यक ये भारी वाहन जो खनन के चल रहे। तो वहीं नैनीताल में गुलदार एक घर में घुसकर कुत्ते को उठाकर ले गया। घर वालों ने गुलदार को महज 3 कदम की दूरी से देखा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो नैनीताल के एक घर की तस्वीरें जहां पर घर से कुत्ते को उठाकर ले गया गुलदार। घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाँ, ये पहले भी कई बार आ चुका है और इस बार तो ये घर के अंदर से ही कुत्ते को ले गया है। और इसमें क्या फॉरेस्ट विभाग को सूचना तो देंगे, हम जिला प्रशासन को भी देंगे कि घर के अंदर से ले जाए। कल को ये न हो किसी हादसा हो जाए कोई बड़ा, या हम ही को ले जाए या बच्चों को ले जाए, तो ये डर तो बना ही है हम पर क्या पड़ोस में भी बना हुआ है ये गुलदार का। 9:55 हो रहा था उस समय, ज़्यादा देर भी नहीं थी। 3 कदम की दूरी थी, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। पपीज़ थे मेरे, डॉगीज़ थे सारे। एक पपी को वो मेरे सामने से ले गया और मैंने हल्ला करा, चिल्लाया। उस पर भी उसका मतलब डरा नहीं वो बिल्कुल भी। रिएक्शन ऑफ सेकंड्स में वो लेके चला गया, पता नहीं कब से बैठा हुआ था।
बहुत बार बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, मतलब इतने सामने से पहले से होता था कि डर के भाग जाते थे अगर आवाज करो चिल्लाओ, पर इस बारी तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, वो बड़े आराम से लेके चला गया। रुड़की के केलनपुर गांव में घुसे मगरमच्छ को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ के हाथ पैर बांधते हुए मुंह को टेप कर दिया और इसी के साथ आपको बता दें कि सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने मगरमच्छ को कब्जे में ले लिया। नाम मोहम्मद रफ़ी है और मेरा भाई है ये आरिफ अली। जैसे ही हमें पता चला कि गांव केलनपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार गांव में मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिर मौके पर हम दोनों ने पहुंचकर मगरमच्छ को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। राजधानी देहरादून में 10 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने वाले मुख्य आरोपी राघव गुप्ता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फर्जी कंपनी चला रहे 3 ठगों के द्वारा लोगों को सस्ती दर पर गाड़ी दिए जाने का लालच देकर 10 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की गई थी, जिसमें 2 लोग पहले ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। पूरा मामला ये था, इनका कहना है कि लॉकडाउन पीरियड में यहाँ देहरादून में आके फंस गए। बेसिकली 3 लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो यहाँ के इनके दिमाग में सूझ गया कि कुछ ऐसा किया जाए कि बैठे बैठे इनकम हो जाए और कुछ काम किया जाए। तो उन्होंने एक फेक आइडिया दिमाग में लिया कि हम एक फर्जी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी, और लोग उसके लिए अखबार में उन्होंने एक विज्ञप्ति दी और उनका ये कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो उनसे कार खरीदेगा उसका उनकी कंपनी का लोगो लगाएगा अपनी कार में। इस कंडीशन पे अगले 5 साल तक जो उस कार की कॉस्ट है उसका 80% कंपनी देगी, 20% एडवांस में ये उस क्लाइंट से जमा करेंगे। तो ऐसा करके इन्होंने करीब 8-10 क्लाइंटों से यहाँ पैसा जमा किया और जिस दिन करीब 1-1.5 लाख कई सारे करीब 12-13 क्लाइंट थे उनसे जमा किया। तो जब इनके पास जिस दिन उनको कार डिलीवर करना था उसके एक दिन पहले ये लोग यहाँ से जा चुके थे। इनकी कंपनी बंद थी, इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे। तो जो पीड़ित थे जिनको कार मिलना था उन क्लाइंटों ने हम तक अप्रोच किया। इमीडिएट उसमें मुकदमा दर्ज करके हमने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और आपको मालूम है कि सेम नाइट में हमारी टीम ट्रेस करके उनको दिल्ली तक पहुँची और वहाँ से उन 2 को अरेस्ट किया था और 30 व्यक्ति कल जम्मू कश्मीर से अरेस्ट हुए। तो वहीं रुड़की के एक कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजन फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए स्वयं रुड़की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक 12 साल काम करने का इनाम मौत मिली है। कर्मचारी की मौत के बाद कंपनी ने किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं किया, न ही अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। फैक्ट्री में कार्यरत अन्य कर्मी मृतक कर्मचारी को अस्पताल लेकर पहुंचे। कंपनी की लापरवाही के कारण इलेक्ट्रिसिटी लूज होने की वजह से इनको करंट लगा, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं था। और करंट लगने की वजह से यदि इनके पास सेफ्टी शूज़ होते तो बचने के चांसेस थे। ना तो कंपनी में मेन इलेक्ट्रीशियन था जो इलेक्ट्रिसिटी डाउन कर सकता था। कुछ भी कंपनी की वजह से ये घटना हुई है। ये यहाँ पिछले 12 साल से कार्य कर रहे थे और कंपनी के मरने के बाद भी इनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस अवेलेबल हुई, ना कुछ भी किसी भी तरह का कोऑपरेशन हमें वहाँ पे नहीं मिला। ये भगवानपुर में एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी है। यहाँ पे क्रेन ऑपरेटरों द्वारा 2 क्रेन चलाई जा रही थी। इसी बीच में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक जो क्रेन ऑपरेटर था वो उसकी चपेट में आ गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद मौके पे पुलिस ने पहुंच करके फिर पंचायतनामा और कार्रवाई करके फिर उसको भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। और अभी हम इसकी जांच करा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इस क्रेन में शॉर्ट सर्किट हुआ है। वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली क्रेन थी, इसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।